हमारा देश बहुत महान है। इसमें लाखों अच्छाइयां हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश की बागडोर जिस लोकतंत्र के हाथों में है, उसी लोकतंत्र की नाक में जो नकेल डली हुई है, वो है वोट बैंक की नकेल। नकेल ही पूरे लोकतंत्र को अपने इशारों पर नचाती है। आधुनिक भारत के दुर्भाग्य को यहाँ की बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी ने हमेशा ही तय किया है। जब जब मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तब तब देश कटा है, बटा है। और इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हजारों वर्षों से इस भारत के लगातार चले आ रहे दुर्भाग्यों में एक और कलंक लग चुका है, और वोट के भूखे नेताओं की लार भी इस कलंक पर टपक रही है। तो क्या भारत एक बार फिर से इस दुर्भाग्य के अंधकार में जा रहा है? और कौन है इसके पीछे सबसे बड़े मास्टरमाइंड? आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम खुलासा करेंगे भारत के उन इस्लामिक जॉर्ज सोरोस का, जिनकी छवि पूरे विश्व में एक संत, एक फकीर, एक खलीफा की बनी हुई है। देश में आज वक्फ बोर्ड एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम जानते हैं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी को खुलकर सामने आना चाहिए, लेकिन ऐसे में हम कुछ ट्रोजन हॉर्सेस, कुछ ऐसी संस्थाओं को भूल रहे हैं जिन्होंने भारत को इस बोर्ड से भी ज्यादा लूटा है और इस देश को खोखला करके बड़ी तेजी से इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ा रहा है। हम बात करेंगे उन रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों की जिनको मुसलमानों के 50 देशों ने अस्वीकार कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज उनकी तादाद हिंदुस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बताई जा रही है। और आए दिन उनके द्वारा अपराधों, आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात और बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार इन्हें भारत में बसाने से बार बार मना कर चुकी है, तो इनको कौन बसा रहा है? उनके पीछे इतना पैसा कहां से लाया जा रहा है? इन सभी पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बेहद डराने वाला सत्य आपके सामने रखने जा रहा है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। साथ ही इन्हीं सब विषयों पर वृहद रूप से जानना चाहते हैं तो तर्क, तथ्य और प्रमाणों पर आधारित हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लें, जिसमें हमने इन सभी समस्याओं और उनके समाधानों पर विशेष तरीके बताए हैं। अभी इस पर 50% छूट चल रही है। पुस्तक आपको अमेज़न पर प्राप्त हो जाएगी। 4 मई 2022 को पाकिस्तानी आतंकवादी समूह से संबंध रखने वाले रोहिंग्या मुस्लिम युवा नूरुल अमीन को असम में आरपीएफ ने एक हिल स्टेशन पर भोपाल जाने वाली ट्रेन से हिरासत में लिया था। इसका इरादा था कि भारत में जल्द ही कोई आतंकवादी हमला कराया जाए। आतंकवादी संगठनों से मिलकर कोई 2 मिनट नूडल्स तैयार नहीं करता, बल्कि षड्यंत्र बनाता है। 22 जून 2022 को भारत के अलग अलग हिस्सों में जिहाद फैलाने और घुसपैठियों को बसाने की साजिश के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रोहिंग्या माजिद उल्लाह को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया था। 22 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि कुछ अनाधिकृत रोहिंग्या प्रवासियों के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं, और ये बात एनआईए की सघन जांच के बाद सरकार ने कोर्ट में रखी थी। यानी कि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंस थे जिनसे ये बात साबित होती है कि ये घुसपैठी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। 19 जून 2021 को उत्तर प्रदेश एटीएस ने मेरठ से 3 रोहिंग्या बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुछ ऐसी लड़कियां प्राप्त हुई जिनको वो बॉर्डर क्रॉस करके यहां पैसों के लिए या तो वेश्यावृत्ति या फिर किसी के साथ में उसका ब्याह या निकाह करा के उसको फंसाकर पैसे ठगने का जाल बिछा रहे थे। 23 सितंबर 2022 के दिन जम्मू कश्मीर से सिद्दा पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में असराबाद इलाके से रोहिंग्या मुस्लिम अब्दुल शकूर को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल 2023 राजस्थान बीकानेर से पुलिस ने रशीदा नाम की रोहिंग्या मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया, जो सीमा पार दूसरे देशों से महिलाओं को भारत लाती थी और पैसे लेकर लोगों से उनकी शादियां कराती थी। बाद में शादियां टूटती थी और महिलाएं दूसरे स्थान पर बेची जाती थी। इसमें बड़े बड़े स्कैम्स भी शामिल हैं। ठीक इसी तरीके से बांग्लादेशियों के द्वारा किए गए आतंकवादी कुकृत्यों पर भी एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने अलकायदा से जुड़े हुए बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ल टीम यानी कि एबीटी के आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों मोहम्मद हबीबुर रहमान, हबीब हन्नान अनवर हुसैन खान और मोहम्मद अजरली सुभान अल्लाह को 5 साल की सजा। मई 2018 में एनआईए की जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी जाली पहचान पत्रों का उपयोग करके पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र प्राप्त कर चुके थे। एनआईए की एक विशेष अदालत ने बांग्लादेशी घुसपैठिए रबीउल इस्लाम को 5 साल की सजा सुनाई। घुसपैठिए रबीउल इस्लाम को भारत में घुसकर आतंकवादी साजिश रचने, मुस्लिमों को आतंकवाद के लिए भर्ती करने और टेरर फंडिंग का दोषी पाया गया था। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों निजाम अहमाली शेख, बाबू मोहसिन मंडल और सागर आलम शेख को गिरफ्तार किया था और ये तीनों ही बांग्लादेश के बेनापोल में हुए बम विस्फोट मामले के आरोपी थे और यहां पर भी साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से घुसपैठ कर उत्तर प्रदेश में रह रहे 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों आदिल मोहम्मद अशरफी, शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। इन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग भी प्राप्त हो रही थी। अभी जो मानव तस्करी होती है ये किनके बच्चों की होती है, किनके बच्चे आजकल गायब हो रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिए। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस और सूरत क्राइम ब्रांच ने 2 बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम और एक अन्य को हिरासत में लिया था। आरोपियों को अलकायदा से संबंध के कारण गिरफ्तार किया गया था। अलकायदा क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दोनों आतंकवादी बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। ये आतंकवादी भी भारत में स्ट्रे डॉग्स को रोटियां खिलाने और उनके पिल्ले पालने नहीं आए थे। देवबंद के पास में अंबेटा शेखा की मस्जिद में पहचान छुपाकर रह रहे बांग्लादेशी आतंकवादी अब्दुल्ला अल मामून को पुलिस ने 7 अगस्त को गिरफ्तार किया था। अब्दुल्ला आतंकी गतिविधियों के लिए 2011 से ही सक्रिय था। अब्दुल्ला के कमरे में तलाशी ली गई तो बांग्ला भाषा में जेहादी साहित्य और बम बनाने की विधि की किताब भी बरामद हुई थी। हालांकि इनके अलावा भी काफी सारे ऐसे आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं और मानव अंग तस्करी में यदि हम खबरें गिनाने लग जाएं तो हमें आज ही शाम हो जाएगी। लेकिन इतनी सारी खबरें हैं, अगर आपको इन सभी खबरों को डिटेल में जानना है तो इसके लिए भी आप हमारी किताब ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह और इसकी पूरी की पूरी सीरीज पढ़ सकते हैं। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। लेकिन यह तो मामला था सिर्फ अपराधियों का, आतंकवादियों से संबंध से जुड़ा हुआ। इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। याद कीजिए वो समय जब भारत में इन सभी घुसपैठियों का पुरजोर विरोध हो रहा था। उसी विरोध के चलते केंद्र सरकार ने इन्हें कहीं पर भी बसाने से मना कर दिया था। ऐसे में एक संगठन सबके सामने आया था और उसने कहा था कि यदि सरकार इन सभी को बसाना नहीं चाहती है तो हम प्राइवेटली अपने खर्चे से इनको बसाएंगे, इसके लिए जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे, इवन इनका टोटल रिहैबिलिटेशन हम ही करेंगे। क्या आपको उस संस्था का नाम याद है? ये पूरा का पूरा साइट प्लान और उसका नक्शा देखिए। इस प्रकार से इनको दिल्ली में केंद्र में बसाया गया था। साथ ही इनको काम और रोजगार देने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था। हम बात कर रहे हैं जकात फाउंडेशंस की। जकात फाउंडेशन मुस्लिम विद्यार्थियों को आईएएस आईपीएस तो बनाता ही है, उसके बारे में हम काफी सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन ये जो आपके आस पड़ोस में सब्जी वाले, फल वाले, प्रेस वाले को स्थापित करते हैं, उनके बारे में हम कब बात करेंगे? कुछ ही समय पहले यूपीएससी जिहाद पर हमने काफी सारी चर्चाएं की थी कि कैसे कट्टरपंथी मदरसा में पढ़े लोग भारत की बागडोर संभालने जा रहे हैं और उसमें भी सबसे बड़ा नाम जकात फाउंडेशन का ही आया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे भी खतरनाक लोग कौन हो सकते हैं? वो जो आपकी गलियों में रहते हैं, आपके घरों पर नजर रखते हैं, हर गली, हर नुक्कड़ चौराहे और चप्पे चप्पे की जानकारी रखते हैं।
जो रेकी कर सकते हैं और उमर मोहम्मद उस्मानी और तनवीर की तरह देश की खुफिया जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर हमने जैसे कि आपको बताया कि कैसे मानव तस्करी में भी इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह आपके बच्चों को चुराकर उनके अंग निकालकर उनको बेच भी सकते हैं। दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद और मेवात में आतंकवादियों से जुड़े रोहिंग्या पकड़े जा चुके हैं। यही नहीं, रोहिंग्याओं को आतंकवादी प्रशिक्षण देने वाला अलकायदा का आतंकवादी भी दिल्ली से ही गिरफ्तार हुआ था। 28 साल का समीउन रहमान वैसे तो मूल रूप से बांग्लादेशी है, लेकिन उसने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी थी। अलकायदा का यह आतंकवादी भर्ती और प्रशिक्षण देने का काम चलाया करता था। इसकी योजना दिल्ली, मणिपुर, मिजोरम में बेस बनाकर वहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों की अलकायदा में भर्ती कराना था। रहमान अलकायदा के टॉप कमांडर से सीधे संपर्क में था और उनके निर्देश पर काम कर रहा था। अलकायदा के इस आतंकवादी ने बताया था कि उसने दिल्ली, बिहार, उत्तर पूर्वी कश्मीर और झारखंड के हजारीबाग में तकरीबन 12 रोहिंग्या शरणार्थियों से संपर्क किया और उनको भी रेडिकल बनाया। सरकार का मानना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के तार कई बड़े आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वैश्विक समस्या बन चुके आईएसआईएस के रोहिंग्याओं से संबंध होने की आशंका यह बिल्कुल निराधार नहीं है। केंद्र सरकार के पास में इसके लिए कई सारे ठोस आधार भी हैं। म्यांमार से खदेड़े गए रोहिंग्या म्यांमार में उन पर हुई कार्रवाई का बदला भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे करके ले सकते हैं। भारत के बौद्ध समुदायों को अपना निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा रोहिंग्या शरणार्थियों के तार कई अन्य अलगाववादी संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जकात फाउंडेशन इनको भारत में खुलेआम बसा रहा है और इस संस्था को सरकारों का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त रहता है। जकात का पूरा पैसा मुसलमानों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। जकात को इस्लाम में पवित्र माना गया है, लेकिन ये जकात का पैसा आखिरकार आता कहां से है? ये लोग लाते कहां से हैं? वो सारा पैसा आपकी जेब से चुराया जाता है। जब आप उनसे खरीदारी करते हैं, जब आप उनसे व्यापार करते हैं, संबंध रखते हैं, तब वो पैसा आपकी जेब से निकलता है और उसका ही 2.5 से 25% तक इन संगठनों में जमा होता है। अर्थात आपकी ईमानदारी की गाढ़ी कमाई आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है और आप खुशी खुशी उसको इस्तेमाल होने दे रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आपके पड़ोस में यदि कोई घुसपैठ या बसता है तो उसको बसाने में कहीं ना कहीं आपका भी सहर्ष योगदान दिया हुआ है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है जमीयत उलेमाए हिंद का। नाम सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा ही रूहानी सा नाम है, लेकिन इसकी सच्चाई भी जान लेते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने 2007 से अब तक लगभग 700 आतंकवाद के आरोपियों को बचाने का काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम अब तक 192 लोग बरी हुए हैं। ज्यादातर के बरी होने के कारण उनकी निर्दोषता के सबूत की बजाय तकनीकी कारण है। सबूतों की कमी हो ना हो, लेकिन पुलिस की खराब जांच इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, जिसमें तकरीबन 135 लोग मारे गए थे, इसको जमीयत ने ही लड़ा था। 2006 मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें 30 लोग मारे गए थे। औरंगाबाद आर्म्स केस, जिसमें 26/11 आतंकी हमले के अहम साजिशकर्ता अबू जुंदाल और 6 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमला, जिसमें तकरीबन 166 लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा घायल हो गए थे और जो पूर्ण रूपेण पाकिस्तान प्रायोजित हमला था। इस तरीके के हाई प्रोफाइल मामले, उनमें आतंकवादियों की ओर से जमीयत उलेमाए हिंद ने ही केस लड़ा था। 2013 में जमीयत उलेमाए हिंद ने जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मिर्जा हिमायत बेग को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की थी। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी को पुणे की एक अदालत ने 18 अप्रैल 2013 को सह आरोपी यासीन भटकल के साथ मौत की सजा सुनाई थी। अधिकांश मामलों में या तो हाई प्रोफाइल वकील खड़े कर दिए जाते हैं, या फिर गवाहों को दबा दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या फिर लचर और लाचार कानूनी प्रक्रियाओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर केस को अपने पक्ष में ले लिया जाता है। और ये तो जमीयत उलेमाए हिंद के कुछ एक केसेस हैं। इनकी पूरी लिस्ट आप यहां पर भी देख सकते हैं। इसके बाद में नंबर आता है रिहाई मंच का। आपको याद होना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव ने 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जितने भी अपराधी जेल में हैं उन सबको बाहर निकलवाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने दावा भी किया था कि हमने 200 मुसलमानों को जेल से बाहर निकलवा दिया है,
लेकिन फिर भी एक संस्था ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई थी, बोल रही थी, और यह थी रिहाई मंच। रिहाई मंच का काम है कि मुस्लिम अपराधियों और आतंकवादियों को सबसे अच्छे और बड़े वकील प्रोवाइड करे, कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल कर जैसे भी हो सके मुस्लिम अपराधियों को जेल से बाहर निकलवाए। बस कानूनों का दुरुपयोग करना ये सभी संस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। अगर वो कानून का दुरुपयोग ना कर पाए तो सरकारों को, पार्टियों को ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानती हैं। 2012 में इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने हाईजैक होकर के या ब्लैकमेल होकर के ही इस प्रकार के वादे किए थे, और ये सभी की सभी संस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से बाहर से लोगों को बसाने, इस्टेब्लिश करने, उसके बाद व्यापार जमाने, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा कर उनको यहां का नागरिक बनवाने, उसके बाद में अगर कहीं पर कोई हिंसा फैलानी हो तो वो फैलवाने, तथा उसके बाद में कानूनी सहायता भी प्रदान करवाने तक का सभी काम करती हैं। लेकिन बीच में एक पॉइंट रह जाता है कि ये बसाकर करेंगे क्या, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं चौथे नाम की। चौथा नाम आता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। भले इसको भारत में कहा जाता हो कि प्रतिबंधित है, लेकिन इसका काम अभी भी जारी है। यह अपने संगठन की छांव में भारत को अव्यवस्थित कर यहां के लोगों को शरियाई हुकूमत के लिए भड़काने का काम करता है, अपराधियों को जन्म देता है, और फिर उन्हीं अपराधियों को बचाने के लिए रिहाई मंच और जमीयत जैसी संस्थाएं हमेशा तैयार रहती हैं। लॉजिकली नाम की एक ब्रिटिश टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा पीएफआई की ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, द पॉपुलर फ्रंट ऑनलाइन नैरेटिव्स अटेम्प्टिंग टू रेडिकलाइज इंडियन मुस्लिम्स। इस नाम से इस रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी डोनेशन के जरिए पीएफआई का सहयोग करने वाले दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठनों की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसमें आईएसआईएस, पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्यूअल और केआईएसएफ इस जैसी आतंकवादी संगठनों के भी नाम इसमें शामिल थे। इन आतंकवादी समूहों के द्वारा पीएफआई के समर्थन में अभियान चलाया जाता है और इसके उद्देश्यों के प्रति झुकाव रखने वालों से आर्थिक मदद की अपील भी की जाती है। इसके लिए लोगों से एक्सोडस, समुराई, एटॉमिक मोनेरो और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के जरिए पीएफआई को आर्थिक सहयोग करने को कहा जाता है। इतना ही नहीं, दानदाताओं से अपना नाम उजागर नहीं करने और एजेंसियों की नजर से बचने के लिए एक्सआरपी, रिपल और कार्डानो जैसे क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने वालों के माध्यम का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जाता है। इसके अलावा आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के द्वारा पीएफआई के सदस्यों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें खिलाफत के लिए जिहाद करने को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इन सभी संगठनों को इन सब चीजों के लिए और पैसा कहां से मिलता है। तो पहले मैंने जैसे कि आपको बताया है कि सारा पैसा आप लोगों की ही जेब से निकलता है, लेकिन दूसरे क्या तरीके हैं। अब थोड़ा सा याद कीजिए, हमने कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान 2047 का मिशन इस समय आपकी ही जेब से क्रिप्टो करेंसी खरीद कर लड़ा जा रहा है। आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटे से स्कैम में फंसना या एक छोटा सा लालच किस प्रकार से इन लोगों को टेरर फंडिंग कराता है, पिछले वीडियो में आपको यह बात देखकर पता लग जाएगी। टेरर फंडिंग को लेकर के वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक आतंकवादी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि पीआईजे और हमास ने अगस्त 2021 से जून 2021 तक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा रकम जुटाई थी। ट्रॉन, बिटकॉइन और टीथर जैसी डिजिटल करेंसी वित्तीय लेन देन और जन कल्याण तथा कथित धार्मिक कार्यों के लिए दान देने के तौर तरीकों को पूरी तरीके से बदल रही है। राइटर्स की खबरों के मुताबिक लगभग 2/3 ट्रॉन वॉलेट आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, यानी कि तकरीबन 75% ट्रॉन वॉलेट्स जो हैं वो आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान आईएसके ने तो हाल ही में अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान के मोनेरो XMR में क्रिप्टो करेंसी के जरिए जकात देने की अपील तक की थी और पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक QR कोड भी जारी किया था। इसके अलावा पिछले दिनों बेंगलुरु के कैफे में हुए आतंकवादी हमले में भी कर्नाटक के ISIS मॉड्यूल को पैसा पहुंचाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो यानी कि CEIB के द्वारा हाल ही में केरल में की गई एक जांच के दौरान एक ऐसा हवाला रैकेट
का खुलासा हुआ था जिसमें रुपयों की बजाय क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। CEIB की इस जांच पड़ताल के दौरान यह भी बात सामने आई कि क्रिप्टो का उपयोग सिंथेटिक ड्रग्स के धंधे के लिए भी किया जा रहा है और इससे जबरदस्त कमाई की जा रही है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां के तकरीबन 20 लाख लोग दूसरे देशों में काम धंधा करते हैं और उनमें ज्यादातर लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो खाड़ी देशों और केरल के बीच में बेहद करीबी रिश्ता है। केरल माइग्रेशन सर्वे के मुताबिक केरल के जितने भी लोग विदेशों में रहते हैं उनमें से लगभग 89.4% लोग खाड़ी देशों में हैं और वहां रोजी रोटी कमाते हैं। ये लोग खाड़ी देशों से केरल में अपने परिवारों को पैसा भेजने का जो तरीका है वो क्रिप्टो हवाला का इस्तेमाल करते हुए भेजते हैं। बताया जाता है कि ऐसा टैक्स से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह गैर कानूनी गतिविधियों की वजह भी बन जाता है। गल्फ मनी की बात की जाए तो बहुत ही खास तौर पर खाड़ी देशों में रहने वाले जो लोग हैं, केरल के नागरिक जो हैं, वो इसका उपयोग तमाम कार्यों में करते हैं जिसमें मदरसों और मस्जिदों को फंडिंग भी शामिल है। लेकिन PFI जैसे कट्टरपंथी समूहों के फलने फूलने के पीछे इस गल्फ मनी को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा PFI को ही पहुंच रहा है। और मेन बात यह है कि इस्लामिक कंट्रीज में काम करने वाले लोग एक ही कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग हैं। तो अंत में हमारे पास क्या तरीका है इन सभी प्रकार की घटनाओं को रोकने का और इन संगठनों को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कराया जा सके, ताकि इस सुंदर से, प्यारे से और हमारे अंतिम देश को ईरान, इराक, सीरिया या अन्य इस्लामिक स्टेट की तरह बनने से बचाया जा सके। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें शत्रु बोध और इतिहास बोध करना ही पड़ेगा। सभी को भारतीय बनना पड़ेगा, ना कि अलग अलग जातियों में बंटकर एक दूसरे का सर फोड़ना होगा। हमें अपने अपने क्षेत्रों के नेताओं, विधायकों, सांसदों और अंत में राज्य तथा केंद्र सरकारों पर इतना अधिक दबाव बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारी एकता की शक्ति को समझते हुए इन्हीं सभी संगठनों पर पूर्ण रूपेण नकेल कस सकें और किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी या हमारी आस्था विरोधी घटनाओं को अंजाम ना देने पाएं। ऐसे लोगों को सुरक्षा भी प्रदान ना कर पाएं, अन्यथा उनका मिशन 2047 बहुत ज्यादा दूर नहीं बचा है। अगर उनका एकजुट वोट बैंक इसी प्रकार से बढ़ता चला गया तो राजनीतिक पार्टियां उन्हीं के सामने घुटने टेक देंगी और एक दिन इस देश पर भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह ही हरा झंडा फहरता नजर आएगा। ये 3 संगठनों के ऊपर हमारी वो रिपोर्ट जिसमें कि सभी जांच एजेंसियों तथा बाहर के अखबारों तलक ने भी संशय प्रकट किया है और भारत में लगातार हो रहे इस डेमोग्राफी चेंज के पीछे भी इन लोगों का बड़ा हाथ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें तथा इन्हीं सभी चीजों को अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 इसको अवश्य खरीदिए। इस पर 50% की छूट चल रही है और ये अमेजन पर उपलब्ध है विदाउट एनी चार्जेस। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।